अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक AC थ्रू इंडक्टर। और सबसे पहले तो आपको इंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, इंडक्टर क्या होता है। आपने सोलेनॉइड का कंसेप्ट पढ़ा होगा ना। तो सोलेनॉइड क्या होती है, आपके पास एक कोर मटेरियल है, जैसे आपके पास एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर हम किसी भी वायर को लपेट देते हैं तो वो बन जाती है सोलेनॉइड। जब भी आपको कोई भी वायर स्प्रिंग की शक्ल में इस तरह नज़र आएगी तो वह आपके पास इंडक्टर कहलाएगा। तो सोलेनॉइड भी आपके पास एक इंडक्टर है। तो हमने यहाँ पे जो इंडक्टर बनाया है ना, इसकी कोई एक स्पेशल खसूसियत है। हमने जो वायर इस्तेमाल की है वो की है थिक वायर। थिक वायर क्यों इस्तेमाल करेंगे जी? तो अब इसकी यहाँ पे दो रीज़न्स हैं। नंबर 1 कि हमारी रेजिस्टेंस कम हो सके, रेजिस्टेंस आपकी क्या हो सके, कम हो सके, इसलिए हमने थिक वायर का इस्तेमाल किया है। और नंबर 2 आपकी इंडक्टेंस ज़्यादा हो सके, आपने L की वैल्यू को ज़्यादा करना है, यानी इंडक्टेंस आपने ज़्यादा करना है, लार्जर करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है। तो इसलिए हमने थिक वायर से हमने इंडक्टर बनाया। तो ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी करेगा। अब जो थिक वायर होती है ना, वो मोटी होती है, उसको एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। तो आपने ये रिलेशन तो पढ़ा ही होगा ना, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो जितना आपका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो जी इसलिए हमने थिक वायर इस्तेमाल की है ताकि आपकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसले का हमें सामना है। वो मसला क्या है, जब भी यहाँ से करंट इंडक्टर में से गुजरेगा ना, तो इंडक्टर अपने गिर्द मैग्नेटिक लाइंस पैदा करेगा। ये तो कॉमन फिनोमेना है ना, किसी भी कंडक्टर, चाहे इंडक्टर ना भी हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसमें से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक लाइंस पैदा करता है। अब हमारा मसला मैग्नेटिक लाइंस के साथ नहीं है। अब हमारा मसला ये है कि क्योंकि ये AC करंट है, ये मुसलसल चेंज हो रहा है। जब मुसलसल चेंज होगा तो इसमें लाइंस कभी ज़्यादा होंगी, कभी कम होंगी। आसान लफ्ज़ों में इसका फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। फैराडे सरकार ने हमें ये कहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ये इंडक्टर या सोलेनॉइड अपने अंदर एक नई EMF पैदा कर देगा, तो इसकी मुखालफत करेगी। इसकी जो EMF है वो करंट फ्लो करवाएगी इस तरफ, और ये जो अपनी EMF पैदा कर लेगा वो करंट अपनी मुखालिफ सिमत में फ़्लो करवाएगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर तो लड़ाई का माहौल पैदा हो गया, यहाँ तो मैदान जंग लग जाएगा। पहले देखते हैं कि ये अपनी EMF कितनी पैदा करेगा, जिसे हम बैक EMF भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक की तरफ जाती है। ये इसकी EMF को, इसके करंट को अपोज करती है। जिसने पैदा किया उसी की ही मुखालफत कर रही है, उसी के ही पाँव काटने पे लगी हुई है। तो देखते हैं उसका फार्मूला क्या है। तो ये जो अपने अंदर EMF पैदा करेगा उसका जो फार्मूला है वो है E = L del I/del T। जी फार्मूला जाना पहचाना है, ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला है। सेल्फ इंडक्शन भी तो यही है ना, कॉइल में करंट जा रहा था, उस कॉइल में करंट को चेंज किया, तो चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आया, तो उस कॉइल ने उसी करंट की मुखालफत में अपना एक नया करंट पैदा कर दिया, जैसे यहाँ पे हुआ है। इसी अमल को तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो क्या हुआ, इस सोर्स को तो ख़तरा पड़ गया। अब मैं करंट फ़्लो करवा रहा हूँ, ये मेरी मुखालिफ सिमत में इसने करंट फ़्लो करवाना शुरू कर दिया, कहीं मेरा करंट रुक ना जाए। हमने कहा तुम परेशान ना हो, ये तुम्हारी मुखालफत कर रहा है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमने कहा कि कम से कम तुम अपनी EMF इसके बराबर कर लो, जितनी ये EMF जनरेट कर रहा है ना, कम से कम तुम अपनी EMF इतनी बना लो। इसने फ़ौरी क्या किया, अपनी EMF या अपनी वोल्टेज इतनी सेट कर ली, जितनी इसकी थी उतनी ही इसकी। ये एटलीस्ट होना चाहिए अगर इसने अपना करंट फ्लो करवाना है, हारना नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे L आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और इक्वल ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज उतनी होगी जितना करंट और टाइम की रेशो होगी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट और टाइम के लिहाज से वोल्टेज कितनी होगी, करंट कितना होगा, एक लम्हे करंट इतना है तो वोल्टेज कितनी होगी। तो इन दोनों चीज़ों को हम ग्राफ के ज़रिए कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जी तो बच्चे देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं करंट की वेव फॉर्म ड्रा करने लगा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो गई, करंट की वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, इधर टाइम बढ़ रहा है और इधर
करंट बढ़ रहा है। पिछले टॉपिक में हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ भी वही पढ़ने लगे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, अगर स्लोप हम ड्रा करें तो ये आपके पास क्या होगा, स्लोप होगा। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि स्लोप किसके इक्वल होता है, इसके इधर से लाइन को नीचे गिराएं, ये वाली लाइन y होगी, ये वाली लाइन x होगी। तो स्लोप किसके इक्वल आता है, स्लोप आता है y/x। अब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया I, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू दे रहा है, I/t, और जितना I/t होगा उतनी आपके पास क्या होगी, वोल्टेज होगी। अब मैं आपको इनका रिलेशन बताने लगा हूँ ग्राफ की शक्ल में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर स्लोप इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को मैं O का नाम दे दूँ, इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसी टाइम के लम्हे इस आपका स्लोप मैक्सिमम है। जब स्लोप मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आपकी वोल्टेज भी इस टाइम के लम्हे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैं ग्राफ फिर यहाँ से क्यों ना स्टार्ट करूँ, तो वोल्टेज यहाँ पर होगी यानी π/2 पर होगी, और करंट कहाँ पर होगा, इस वक्त 0 पर होगा। वोल्टेज का फेज़ π/2, करंट का फेज़ कितना हो गया, पाई। अब यहाँ पर पहुँचे जी, जब यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, करंट का ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ढलवान नहीं है। जब स्लोप ख़त्म हो गया मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम आई, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, मिनिमम। जब इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो देखिए वोल्टेज कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। जब भी कोई वैल्यू इस लाइन पे पहुँच जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। अब फेजेस बताएं, ये हो गया 0 से π/2 पर, और ये चला गया π/2 से पाई पर। ठीक हो गया जी। तो अब आगे चलें। अब यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखिएगा स्लोप फिर आ गया आपके पास, लेकिन अब स्लोप क्या है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, लेकिन है स्लोप। जब स्लोप यहाँ पर मैक्सिमम है, I/t की वैल्यू मैक्सिमम है, I/t की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस टाइम कला में आपका जो वोल्टेज का ग्राफ है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, यानी अपनी पीक वैल्यू पर है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। पोलैरिटीज़ को इसने चेंज कर लिया, क्योंकि स्लोप भी किस तरफ है, नीचे की तरफ है। बिल्कुल वही कंसेप्ट जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे। अगर आपको पिछला टॉपिक क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा। पिछले टॉपिक में हमने स्लोप डिस्कस किया था चार्ज और टाइम के दरमियान, और यहाँ पर हमने स्लोप डिस्कस कर रहे हैं करंट और टाइम के दरमियान। यहाँ पर अगेन फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया π/2 से पाई, और इसका फेज़ हो गया पाई से 3π/2। तो अब यहाँ पर फेजेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वोल्टेज, यहाँ पर लिखता हूँ करंट। जो वोल्टेज का यहाँ पे देखिए फेज़ कितना है, π/2 है, और करंट का इसी टाइम का हमें कितना फेज़ है, 0, और फिर वोल्टेज का कितना हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और करंट का कितना हो गया, π/2 हो गया। तो नेक्स्ट देखिए वोल्टेज का फेज़ कितना हो गया, पाई से हो गया 3π/2, और करंट का कितना हो गया जी, π/2 से पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज अब आगे आगे जा रही है, करंट पीछे पीछे है, यानी वोल्टेज π/2 पे है, करंट 0। वोल्टेज पाई पे चली गई तो करंट अब π/2 पे आया है। इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, π/2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, π/2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, π/2 का। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे जो करंट है आपका वो लैग कर रहा है, और जो वोल्टेज है आपकी वो लीड कर रही है। कितने एंगल पे, 90 के एंगल पे। तो इसका फेज़र इस तरह आएगा, करंट और वोल्टेज का। तो इन दोनों के फेज़ में कितना डिफरेंस हो गया, 90 का या π/2 का होगा। जो पिछला टॉपिक हम डिस्कस किया था AC थ्रू कैपेसिटर, उसमें काम उल्ट था, उसमें करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग कर रही थी।